अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है, सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर और सर्टिफाइड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जिस इदारे में आप लोग ये कोर्स करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, उस इदारे के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम मज़ीद अपने कोर्स की तरफ ही मूव कर जाएंगे। सीरत के बारे में आप में से चंद हज़रात जानते होंगे, चंद जो बिल्कुल न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, हमारा जो स्लोगन है या हमारा मोटिव है, इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर अ मुस्लिम टू नो हिमसेल्फ एज इट इज़ टू नो अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। कि एक मुस्लिम होने के नाते हम अपने बारे में तो जान रहे होते हैं, अपनी पहचान बना रहे होते हैं, लेकिन जिनके हम उम्मती हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मुश्किलात की, हम उनके बारे में ही नहीं जानते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इस इदारे का जो मकसद है मेन, कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करें, हर आम और ख़ास इंसान तक, बेशक कोई भी किसी तरह का भी हो, उस तक वो पैगाम पहुँचाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जुलाई 2022 में सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से वजूद में आई, जुलाई 2020। One of the main focuses of the institute is to provide enlightened Sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam in an educational manner in every special and ordinary human being। कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आम और ख़ास इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। काम तो अल्लाह ने ही करवाना होता है और अल्लाह ही सोच भी डालते हैं, तो बस कोशिश है और मेन फोकस भी यही है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ख़ास और आम इंसान तक पहुंचाई जाए तालीमी अंदाज में। For which the existing of the Sirat Skills Development Program in a modern style is an excellent initiative। कि इस मकसद को भी मज़ीद, जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप लोग लेट सपोज फेसबुक पे ही कोई इस्लामिक पोस्ट वगैरह ना शेयर करें, कितने तक पहुंचेगी और कितनों तक नहीं पहुंचेगी। हर इंसान आजकल टीवी भी नहीं देखते हैं, लेकिन फेसबुक ज़रूरी है, टीवी नहीं भी है, व्हाट्सएप ज़रूर चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी को लेकर मोबाइल एप्लीकेशंस होगी, वेबसाइट्स वगैरह होगी, इसकी मदद से भी इस्लाम को बहुत फैलाया जा रहा है, और इन्हीं चीज़ों की मदद से जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम से दूर भी कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पर गैर मुस्लिम अपने हथियार डाल रहे हैं, अपने हथियारों की वजह से अपने मकसद में काम कर रहे हैं कि मुस्लिम को उनके ईमान से, उनके इस्लाम से दूर रखा जाए, तो वहाँ पर मुस्लिम ही क्यों ना उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस्लाम को फैला सकें। तो ये इसका मकसद है, छोटा सा तो नहीं, खैर से बड़ा तो बहुत है, लेकिन कोशिश है कि इसको पूरा किया जाए। उसके बाद सीरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप लोग आए हैं, The aim is to provide the young generation to teach the latest technology including web and mobile application development, graphic designing, digital marketing, video editing, etc। के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस तरह वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम यंग जनरेशन को सिखाएं, ताकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकल गए होंगे या यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे होंगे, और यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम भी उस फील्ड से ही गुजरे हैं, उस लेवल से गुजरे हैं, हमें लगता है कि डिग्री पकड़ ली है और हमें अब जॉब मिल जाएगी, हम काम करने लग जाएंगे, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है जब तक आपके पास स्किल्स ना हो। स्किल्स हो, डिग्री ना हो, काम आ जाती है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है आपके पास और डिग्री है बस, तो कभी भी काम नहीं आएगी, उस डिग्री का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा जो मकसद है यहाँ पर के स्किल्स को डेवलप किया जाए, तो इस वजह से नाम भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया है। So that they can use these abilities for the teaching and promotion of the Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and for the communication of the religion, so that they may have the opportunity to receive worldly benefits as well as other worldly benefits and love of the Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam। अगर आप लोग कहते हैं ना कि शायद आप लोगों ने वो सुना भी होगा कि आप एक घर में रोशनदान
बनाते हैं। रोशनदान का अगर ये मकसद हो, ये नीयत हो, अच्छा जी, ये नियत हो कि आप लोग उससे रोशनी लेंगे, तो रोशनी तो आएगी ही आएगी, तो सिर्फ रोशनी ही आएगी। अगर उसकी यही नियत हो कि इसमें से अजान की आवाज़ आए, तो रोशनी ने तो आना ही है, लेकिन वो रोशनी साथ साथ अब आपको सवाब भी लेकर आएगी जब जब अजान हो रही होगी। तो नियत पे बहुत डिपेंड करता है कि इसी तरह अगर आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदद से अगर इस्लाम को फैलाया जाए, तो फिर क्या होगा, आपको दुनियावी फ़ायदे तो होने ही होने हैं। आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूट ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीरा ही है या कोई और इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे एज़ अ जॉब कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपको आपकी अर्निंग मिलनी ही मिलनी है। जितना आप लोगों ने शायद बाहर कमाना था किसी और कंपनी में, मे बी उससे कम मिल जाए, मे बी उससे ज़्यादा मिल जाए। दुनियावी फ़ायदे तो हैं ही हैं, लेकिन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में काम करने का फ़ायदा क्या है कि आप लोग की आखिरत भी संवर रही है। ओके जी, कुछ हमारे कोर्सेज़ के बारे में। ये हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर करवाए जाते हैं। इस वेब ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। आप लोग जो कोर्स करने यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इस कोर्स का ही हिस्सा है। मॉड्यूल 1, उसके बाद मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आते हैं, जिसमें वेब ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आ जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोकैड 2D एंड 3D, हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी और वीडियो एडिटिंग। तो इस तरह के चंद कोर्सेज यहाँ पर करवाने की कोशिश किया जा रही है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्किल सीखें और साथ ही प्रोफेशनल फील्ड में अपना कदम रख लें। वाई फ्री लो कॉस्ट कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स है कि फ्री क्यों है या लो कॉस्ट क्यों है, उसकी वजह यही है कि टू स्प्रेड इस्लाम यूजिंग टेक्नोलॉजी, टू प्रोड्यूस स्किल्ड पीपल, टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट इशूज, टू बूस्ट IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को बूस्ट कैसे किया जा सकता है? नहीं, वो तो ठीक है जी। जब आप लोग अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो फील्ड है, ये सिर्फ लोकल नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी आप काम कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपने स्किल सीख लिए और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस अब आप लोगों के कोर्स में ही आएगा कि किस तरह आप लोग इंटरनेशनल मार्केट पे जाकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर बाहर के ममालिक से जब डॉलर्स में अमाउंट आ रही होती है पाकिस्तान में, तो उससे IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बूस्ट कर रहा होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर हो रही होती है। तो एक्चुअल में आप लोगों का जो कोर्स है उसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। लेकिन वेब डिज़ाइनिंग कोर्स डेफिनेटली एक मॉड्यूल 1 है वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स का। तो ये वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की ही बनी हुई है। तो इसमें जो आप लोगों ने सीखना है और जो पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी फिर जब मॉड्यूल 2 में आप लोग जाएंगे तो उस टाइम फिर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। कोर्स की डिस्क्रिप्शन जो वेब एंड मोबाइल ऐप की है, वेब डिज़ाइनिंग में तो सिर्फ आप लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे और उसकी मदद से आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते होंगे, अगर आप लोग सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस लेक्चर लिया और घर चले गए और जाके खेलने कूदने लग गए, ऐसे ही है। तो ये माशाल्लाह हज़रात पिछले बैच की हैं, यहाँ पे रिवीजन करने आ रहे हैं तो इनको देख के बात याद आ गई कि सिर्फ लेक्चर लेके और घर चले जाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोग दोबारा रिवीजन करने ही आएंगे। तो उस चीज़ से बचिएगा आप लोग। तो जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं उसकी जाके प्रैक्टिस करें और जो असाइनमेंट्स मिले वो आप लोग लाजमी करें। Okay, the objective to design this program is to train and produce skilled full stack web and mobile app developer, front end and back end, using the latest state of the art technologies MERN, MongoDB, Express, React and Node.js stack, which are in high demand in local and international job marketplace. MERN क्या है, React क्या है? फेसबुक की जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक हो गया। आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ पे जो वेबसाइट्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई है वो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव ही है। इस टाइम OLX का आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट लोगो और अब लोगो, अब ब्लू कलर का है, पहले आपके पास कोई मल्टीपल कलर्स होते थे, तो पहले वो किसी और टेक्नोलॉजी पे थी, अब रिएक्ट पे है। दराज पहले किसी और टेक्नोलॉजी पे थी, अब रिएक्ट पे है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी जो पुरानी किसी टेक्नोलॉजी पे पहले बनी हुई थी, अब वो रिएक्ट पे मूव कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में भी आपको ज़्यादातर जॉब्स यही आ रही होती कि हमारी वेबसाइट रिएक्ट में बना दें।
तो टाइटल रिएक्ट का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो रिएक्ट है कि एक्चुअल में वो तो मज़ीद फिर फर्दर जब क्लास में हम पढ़ रहे होंगे तब आ जाएगा। ओके जी, हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, ये अगर आप लोग नोटबुक और पेंसिल लेकर आए हैं तो ये लिख लें। ओके जी, इंशाल्लाह हमने जो सीखना है सबसे पहले HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको वेबसाइट में, आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट विजिट की है या फिर आप लोग सीरा की ही वेबसाइट में आए थे और अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया, उसमें जितना कंटेंट लिखा हुआ है, जो चीज़ें आपको लिखने में नज़र आ रही थी वो सारी HTML की मदद से लिखी गई थी। और HTML की मदद से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि आप लोगों ने हेडिंग्स कहाँ पे यूज़ करनी है, पैराग्राफ्स कहाँ पे लिखने हैं, न्यूज़ की अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, ब्लॉग है तो ब्लॉग में कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह की वेबसाइट में कंटेंट जितना भी है वो सारा का सारा HTML की मदद से बनाया जाता है। उसके बाद CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की मदद से आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया जाता है। आप लोगों की वेबसाइट की डिज़ाइनिंग जो होती है वो CSS की मदद से होती है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें, HTML भी एक लैंग्वेज है और ये CSS भी एक लैंग्वेज है। ये दो लैंग्वेज सीख लें, बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया की कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती बस इससे है। HTML की मदद से स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है और CSS की मदद से स्टाइलिंग की जाती है। बस ये दो चीज़ें ही है, ठीक है। मज़ीद इसके काम को आसान करने के लिए हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप। आप CSS और HTML की मदद से वेबसाइट तो डिज़ाइन कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की मदद से क्या होता है कि आपकी CSS में ही जो काम कर रहे होते हैं या खुद से जो आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, बूटस्ट्रैप पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं और आपका काम आसान हो जाता है। HTML CSS फॉर एग्जांपल एक चीज़ बनेगी एक हफ्ते में। आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग में कोई ऐसा पार्ट आ गया जिसको बनाने में तकरीबन एक हफ्ता लग जाएगा, वही चीज़ बूटस्ट्रैप की मदद से आपका शायद 5 से 10 मिनट में हो जाएगा कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। कोड कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन कोड कॉपी पेस्ट के लिए भी पहले आपको HTML CSS आनी चाहिए। HTML CSS नहीं आती है तो आप वहाँ से बूटस्ट्रैप का कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये भी वही चीज़ के अगर बूटस्ट्रैप में आप लोगों ने काम करना है तो पहले HTML और CSS आनी चाहिए। इसके बाद गिट एंड गिटहब, सोर्स कोड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज एक वेबसाइट पे आप लोग 2 टीम मेंबर, 5 टीम मेंबर या 10 टीम मेंबर काम कर रहे हैं। अब किस बंदे ने कितना काम किया है और उसने, टीम मेंबर ने आज कितना काम किया है, कल कितना काम किया है, वो किस फाइल पे काम कर रहे हैं, या फिर एक वेबसाइट ही है, एक बंदा पाकिस्तान का है, एक अमेरिका का है, 2 डेवलपर्स एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो दोनों ने कोड को शेयर करना है एक दूसरे के साथ कि एक वेबसाइट पर ही काम कर रहे हो। तो वो जो कोड जो डिप्लॉय हो रहा होता है, मर्ज हो रहा होता है, या एक जगह पे जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, वो गिटहब में हो रहा होता है। और गिट क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसके वर्जन को डिफाइन कर रहा होता है। मीन्स आप लोगों ने एक आज की आपकी वेबसाइट, उसका V1 हो गया, ठीक है जी, वर्जन 1। कल को एक न्यू फीचर ऐड करके आप लोग इसको मजीद डिप्लॉय करते हैं, लाइव कर देते हैं, तो आपका V2 हो जाएगा। उसी तरह V3, V4, लेट सपोज V10 तक आपकी ऐप बिल्कुल ठीक चल रही है। V11 जैसे आपने कोई न्यू फीचर ऐड किया, उसमें कोई बग आ गया, आपके सिस्टम पे ठीक चल रहा है लेकिन किसी के सिस्टम पे या किसी के मोबाइल पे वो ठीक नहीं चल रहा है। फिर क्या करते हैं, V11 को वक्ती तौर पर जल्दी से हम रिमूव करते हैं, पॉज कर देते हैं, V10 का कोड पब्लिश कर देते हैं। तो V10 का कोड कहीं ना कहीं तो सेव होगा आपके पास, तो वो जो सेव जो होता है, ट्रैकिंग जो हो रही होती है, वो आपकी गिट और गिटहब में हो रही होती है। बाकी मजीद इसको हम देखेंगे
उसके बाद HTML और CSS की मदद से आप लोगों ने वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया। अब डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद जो वेबसाइट आप लोगों ने डिज़ाइन किया वो तो अभी तक आपके पास ही है, आप लोग के अपने सिस्टम पे है, आप लोग के अपने कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, वो आप देख सकते हैं। बस उसी चीज़ को आपने पूरी दुनिया में दिखाना है। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में दिखाने के लिए इंटरनेट पे आप लोग अपलोड करेंगे। तो हम किसी फाइल्स वगैरह को अपलोड करते हैं तो अभी कहाँ पर कर रहे होते हैं, गूगल ड्राइव स्टोर कर रहे होते हैं। तो कोड जो है वो गूगल ड्राइव पे नहीं किया जाता, उसके लिए आप कहीं सर्वर पे होस्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ से फिर आप डोमेन कनेक्ट करते हैं। सिर्फ google.com है, facebook.com है, yahoo.com है, alibaba.com है, daraz.com.pk, इस तरह olex.com.pk। तो ये सारी डोमेन है और उनका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है पीछे। तो उसी तरह आप लोगों की जो वेबसाइट का डाटा होगा वो कहीं ना कहीं आप लोग अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपको एक डोमेन मिल जाएगी और वो डोमेन आप किसी को भी शेयर कर दें तो आपकी वेबसाइट को देख सकते होंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फ्री सर्विसेज हैं। गूगल कंपनी है, सारों को ही पता है, उसकी फायर बेसिक सर्विस है। उसी तरह नेटलीफाई एक कंपनी है, वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्च एक कंपनी है, वो भी अपनी फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं और किसी को भी शेयर करके अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं। इसका एक और फायदा, लेट्स सपोज आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आपने उसको डेली बेस पे काम दिखाना है। पहले क्या करते थे, जब ये चीज़ें पेड होती थी, जाहिर सी बात ना वो हमें पे कर रहे हैं, हमने अपनी जेब से तो नहीं लगाने, तो हम कोड पे काम कर रहे हैं। हमने आज जितना भी काम किया है, हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की, अपनी वेबसाइट दिखाई और उसको शेयर कर दिया। तो लेट्स सपोज 9 to 6 हमने काम किया, उसके बाद आधा एक घंटा हमें वीडियो बनाने में लग जाता था, तो हमारा वो तो टाइम कंज्यूम हुआ, हमें उसको तो नहीं पे मिलने। तो अब क्या होता है, वेबसाइट पे जैसे काम किया हम साथ ही लाइव कर देते हैं। लाइव करने के बाद वो लिंक जो है वो पहले से ही उसके पास होता है, तो वो जब भी उसके पास भी टाइम हो वो वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है, कोई भी न्यू फीचर ऐड करना हो या रिमूव करना हो या कोई न्यू चीज़ बतानी हो तो वो मैसेज करके बता देते हैं। तो काम हमारा बहुत आसान हो गया और बार बार रिकॉर्डिंग करना भी उस चीज़ से भी बच गए और ये चीज़ भी फ्री में मिल गई और ये बेहतर चीज़ मिल गई हमें। तो ये वेब डिज़ाइनिंग में आ जाता है। इसके बाद एक और चीज़ बस SCSS, सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS हमने ऊपर पढ़ा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से इसके साथ एक और वर्ड लग गया एस, सैसी। चलिए, HTML की मदद से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, CSS की मदद से स्टाइलिंग हो गई, बूटस्ट्रैप ने क्या किया, आपको बनी बनाई चीज मिल जाती है। बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीज मिल गई आपको और उसको आपने यूज कर लिया। गिट एंड गिटहब आपका सोर्स कोड कंट्रोल हो गया। गूगल फायरबेस नेटलीफाई सर्च ये आपकी होस्टिंग हो गई। SCSS ने क्या किया, इसने CSS को मजीद आसान कर दिया, इसने CSS के काम को ही मजीद आसान कर दिया। ये बूटस्ट्रैप तो आपका CSS फ्रेमवर्क है ना, बनी बनाई चीज मिलती है। CSS आपकी प्योर कोडिंग और SCSS भी आपकी प्योर कोडिंग ही, लेकिन इसने CSS को मजीद आसान कर दिया। तो जब आप लोग CSS आप लोगों को आ जाएगी, उसके बाद जब हम SCSS करेंगे तो फिर आप लोगों को इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। तो ये आप लोगों का मॉड्यूल 1 वेब डिजाइनिंग में आता है। ठीक है जी, आप लोगों ने एक्चुअल में जो इस कोर्स में करना है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आगे मैं बताता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग की कितनी सैलरीज वगैरह हैं, इसकी जॉब या इसकी मार्केट प्लेस वगैरह, अगर आप लोग ये करते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में चले जाते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में चले जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। आपके पास जावास्क्रिप्ट दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस टाइम। आप एक बार ये सीखते हैं, आप इस पर वेब साइट बना लें, वेब ऐप बना लें, मोबाइल ऐप बना लें, एंड्रॉयड की बना लें, विंडोज़ की बना लें और आईफोन की बना लें। जावास्क्रिप्ट एक बार सीख लें, आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। तो ये फिर आप लोगों का मॉड्यूल 2 में आता है। SCSS तक आपका मॉड्यूल 1 जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट, उसके बाद रिडक्स आ गया,
गूगल फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर डेटाबेस, स्टोरेज, एनालिटिक्स वगैरह। जिस तरह फेसबुक की आप लोग लॉगिन कर रहे होते हैं, साइन अप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन वगैरह पे आ जाती हैं। नोड जेएस, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होगी, सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वीकली असाइनमेंट। तो ये आप लोगों को भी मिलेंगी ये फर्स्ट वीक से ही, मीन्स कि आज सैटरडे और कल आप लोगों का संडे। तो संडे को जितना भी आप लोगों ने पढ़ना है और अपनी वेबसाइट को लाइव किस तरह किया जाता है, तो ये आप लोगों ने कल ही सीख लेना है इंशाल्लाह। तो आप लोग की असाइनमेंट जो होगी वीकली असाइनमेंट हुआ करेगी, आप लोग उसको बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद आप लोग लिंक शेयर किया करेंगे, जो आप लोग को लिंक मिल जाता है डिप्लॉयमेंट के बाद। तो इस तरह हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का कि आप लोग एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो वो आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या सीखना है, आप लोग अपनी वेबसाइट और वेबसाइट में, खैर मोबाइल ऐप्स तो नहीं, वेबसाइट्स में आइकन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। आप लोग गूगल मैप्स अपनी वेबसाइट में किस तरह ऐड कर सकते हैं। आप लोग डिज़ाइनिंग में ये नहीं कर सकते होंगे, आप लोग डोमेन किस तरह परचेज कर सकते हैं, आप लोग डोमेन्स फ्री में कैसे ले सकते हैं, और आप लोग अपनी वेबसाइट को फ्री में डिप्लॉय किस तरह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अब स्कोप आ गया आप लोगों का कि इस कोर्स को करने का स्कोप क्या है। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, खड़े तो नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा। आगे आना चाहिए तो आगे आ जाए। जी, इसका स्टैंड तो नहीं था, वो दूसरी एलसीडी, वो छोटी थी। ओके जी, आप लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग करने के बाद भी एक्चुअली में ना आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग सिखाने का मकसद ये है, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हर इंसान नहीं कर सकता है, शौक सारों को होता है, क्योंकि ये करने के बाद जॉब कर लें, अपना बिजनेस कर लें, मौजों वाली है। मेहनत बहुत है शुरू में, उसके बाद इसकी मौजें बहुत हैं। तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि ये कर लिया जाए, लेकिन ये करना आसान नहीं है और करना मुश्किल भी नहीं है। मेहनत करें तो सारी चीज़ें ही हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आपको कम से कम 1 साल लगता है पूरा, कि आप लोग उसके बाद फिर अर्निंग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग करवाने का मकसद है, क्योंकि मॉड्यूल 1 है, जिसको वेब डिज़ाइनिंग आ जाए और उसको शौक भी हो, और वो फिर खुद ही जज कर लेगा अपने आप को कि हाँ मैं आगे फर्दर पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए करवाने का मकसद है कि आप लोग वेब डिज़ाइनिंग पहले करें, सीख लें, उसके बाद आप लोग मॉड्यूल 2 में जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आ जाएं। तो सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए, जॉब, गेट हाईली पेड जॉब्स इन लोकल मार्केट, ये वेब डेवलपमेंट के लिए है कि आपको बहुत अच्छी मार्केट में जॉब मिल जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, लेट्स सपोज आप लोगों ने कोर्स किया, कोर्स ही आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सीख लेते हैं, इसके फ़ौरन बाद ही आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं है प्रोफेशनल वर्क का। तो आप लोग अगर मार्केट में जाते ही जॉब भी स्टार्ट करें, तो राउंड अबाउट कम से कम 30-40 की आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस, जिस तरह 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आपकी सैलरी तकरीबन 2, 3, साढ़े 3, 4 लाख इस तरह हो जाती है। और फिर ये डिपेंड करता है कंपनी पे और शहर में भी। आपके फैसलाबाद शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है और इतनी सैलरी भी नहीं है। यही अगर आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, तो वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। तो अगर सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात की जाए, वेब डिज़ाइनिंग की, और जिसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत हो और वो कह लेगा कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हो, उसके बाद सामने डिज़ाइन आए और वो कहे कि हाँ जी ये बन सकता है,
तो उसकी सिर्फ डिजाइनिंग की इस टाइम तकरीबन राउंड अबाउट 60 to 70,000 है। 60 से 70,000 रुपए सिर्फ डिजाइनिंग। और डिजाइनिंग में क्या है, HTML CSS और बाकी उसने जो भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज करना है आपकी अपनी मर्जी होती है, तो उसकी ये इतनी पे है। फ्रीलांसिंग करना चाहे तो फ्रीलांसिंग भी राउंड अबाउट इतनी ही मैक्सिमम कह लें, बहुत मैक्सिमम कह लें कोई लाख रुपए डिजाइनिंग की। अगर यही डेवलपमेंट की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग में आपको जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो तकरीबन 3, 4, 5 लाख तक भी आपकी अर्निंग हो जाती है। आपका कम से कम प्रोजेक्ट जो है उस टाइम $1,000 का होता है, तो $1,000 इस टाइम आपका तकरीबन $2.25 लाख का। एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता जाता है $1,500, $2,000, $3,000 के भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं मार्केट में। वही प्रोजेक्ट अगर आप बाहर के मुल्क में जाके कर रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपको वहां से ही मिल रहे होते हैं, अब अंग्रेज भी सियाने हैं, पैसा तो हर कोई भी चाहता है, तो वहां पर उनको खुद प्रोजेक्ट है तकरीबन $6-7 हज़ार कॉस्ट कर रही होती है, तो वो फ्रीलांसिंग मार्केट में आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग में उनको वही प्रोजेक्ट 2,000-3,000 में पड़ जाता है, तो उनकी भी बचत है और यहाँ पर $2-3 हज़ार आ जाए तो मजे नहीं लग गई जी। अच्छा, लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए लास्ट में, क्योंकि इंग्लिश में ही बात हो रही होती है। उसके बाद प्रोडक्ट, वेब डिजाइनिंग की प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जब आप लोग इस फील्ड में एंटर होंगे या जो ऑलरेडी हैं, जो सिर्फ रिवीजन करने आ रहे हैं या जिन्होंने पहले किया हुआ है, उन्हें पता है कि बनी बनाई चीज़ मिल जाती है वेब डिज़ाइनिंग की, बस वेबसाइट का टेम्पलेट मिल जाता है, तो वो वेबसाइट के टेम्पलेट्स बना के आप सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक ये चीज़ हो जाती है। अदरवाइज डेवलपमेंट में आ जाए तो जिस तरह फूड पांडा ऐप है, क्रीम ऐप है, तो ये आप लोग की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका एक यूनिक आइडिया होना चाहिए और मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोग दुनिया की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बना लें, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट भी कर रही है, तो उसका क्या फ़ायदा बनाने का। और वेबसाइट या प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं हुई है, और आप दुनिया जहाँ की मार्केटिंग कर लें, किसी का यूज़ ही नहीं है तो उसने उसको इस्तेमाल नहीं करना, तो उसका भी फ़ायदा नहीं। इसलिए आइडिया भी यूनिक हो और मार्केटिंग भी अच्छी हो। फूड पांडा, क्रीम, उबर, अब इनके कंपटीशन में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, इन ड्राइवर। इन ड्राइवर का आइडिया यूनिक था और उसने मार्केटिंग बहुत की। जब उसकी मार्केटिंग हो रही थी, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, फेसबुक ओपन करें इन ड्राइवर आ रहा है, यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं उसमें भी इन ड्राइवर ही आ रहा है, गूगल उसमें भी इन ड्राइवर है, तो हर जगह आप लोग को इन ड्राइवर की ही मार्केटिंग आप लोग को एड्स नजर आ रही थी। तो मजबूरन फिर बंदा कहता है चेक ही कर लेते हैं, तो वो फिर आप लोग इंस्टॉल किया, उसको देखा, तो उसमें क्या है, यूनिकनेस क्या है कि क्रीम में क्या होता था, फिक्स प्राइस होती थी कि आप लोगों ने लेट्स सपोज यहाँ से अपने घर जाना है, आपको एक प्राइस है कि इतने में ही जाना है। इन ड्राइवर में क्या होता है, जिस तरह हम बार्गेनिंग करते हैं, उसमें बार्गेनिंग का ऑप्शन आ गया कि 300 है तो नहीं 250 रुपये मैंने देना है और फिर मैंने जाना है। तो ये ऑप्शन, जिस तरह लोकल हम काम कर रहे होते हैं, लोकल हम किसी में जाके बुक करवाते हैं रिक्शा वगैरह, तो उसी तरह वो आपको एप्लीकेशन में आ गया। तो ये उसका आइडिया था और वो इस टाइम सक्सेसफुल भी बहुत है। क्रीम और उबर की मार्केट बहुत पीछे रह गई है। तो ये इसका स्कोप था कुछ। कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है जी। पढ़ तो लिया आप लोगों ने सारा, HTML हो गया, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गई, और जावास्क्रिप्ट कहाँ है। बूटस्ट्रैप के बाद क्या हमने करना है, गिटहब, उसके बाद होस्टिंग वगैरह होगी, और आपके पास SCSS हो गया। तो ये आपके कोर्स का हिस्सा जो मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल 2 की तरफ हम मूव करेंगे। उसमें जो आप लोगों में से करना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम। और अक्सर स्टूडेंट जो मॉड्यूल 1 करना ही नहीं चाहते हैं, मीन्स कि उनको पहले से ही आता है और वो अब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ लिंक कर जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ओके जी, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सीरा की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आपकी इस फील्ड में सर्टिफिकेट का भी फ़ायदा नहीं है। ये बस कह लें कि माइंड सेट करने के लिए और CV में ऐड करने के लिए। हमारी फील्ड में CV का भी नहीं कोई फ़ायदा होता, कोई कहता ही नहीं है CV के बारे में, कहता है कि काम आता है। उन्होंने क्या करना है,
आप कहीं पे भी जॉब के लिए चले जाएं, या अल्लाह करे जब आप लोग इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप लोग खुद दूसरों के इंटरव्यूज वगैरह ले रहे हो, अपने अंडर आप लोग टीम मेंबर्स वगैरह रखें, अपने एम्प्लॉयज़ रखें, उस टाइम क्या होना है, आप लोगों ने लेट्स सपोज एक ऐड चलाई कि हमें वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर की ज़रूरत है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, सीवी आई, आपने सीवी नहीं देखनी, आपने एक्सपीरियंस देखना है और उससे कॉल पे बात कर लेनी है, या जो भी तरीक़ेकार होगा, उसको इंटरव्यू पे बुलाना है, उससे एक टास्क देना है, आपने ना उसकी डिग्री का पूछना है, ना उसका ये पूछना है कि क्या चीज़ आप कहाँ पे करते रहे हैं, आपने टास्क दिया, टास्क उसने कर लिया तो आप लोग उसको रख लेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो हम भी इस तरह ही करते हैं, किसी को भी रखना हो, टास्क दिया, सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फेल है। तो डिग्री का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। तो इसलिए इस फील्ड में डिग्री का फ़ायदा एक जगह आ जाता है अगर आप बाहर जाना चाहें, लेकिन बाहर जाने के लिए भी जब आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होंगे, आपको क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि अगर आप उनका काम अच्छा कर रहे हैं और आपकी कह लें कि दोस्ती यारी कह लें, कोई लिंक इस तरह का बन गया, तो वो आपको खुद ऑफर कर देते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे मुल्क में यहाँ पर आके काम करें, तो इसको फिर मजीद लेके चलते हैं। लेकिन जो उसने $3000 अभी दे रहा है, वहाँ पे जाके उसने ज़्यादा से ज़्यादा $4000 दे देना है, तो खर्चे आपके डबल हो जाने हैं। तो बेहतर नहीं यहाँ पे $3000 कमा लें, अपना मुल्क का मुल्क है और पैसे भी आ रहे हैं। तो इसलिए इसको सर्टिफिकेट के लिए ना कीजिएगा, इसको स्किल्स के लिए कीजिएगा। और कोशिश करें, मैं जब भी यानी कि ओरिएंटेशन क्लास होती है, मैं हर किसी को यही कहता हूँ, कोर्स करने आ रहे हैं आप लोग, पढ़ने आ रहे हैं, इस नीयत से पढ़ने आए कि आप लोग इसको आगे पढ़ा सकें, इसका फ़ायदा बहुत होना है। आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लास में से, या अगर आप लोग सेम क्लास के एक दो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, दोस्त हैं, आप लोग अपनी क्लास वाले को पढ़ाएं। कॉलेज से फ्री हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फ्री हो रहे हैं, आधा घंटा बेशक डेली जो पढ़ के जा रहे हैं वही आगे पढ़ा दें, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग के माइंड में शायद इस टाइम कोई सवाल ना आ रहे हो, लेकिन वही जब आपके जूनियर पूछेंगे जिनको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ है, उन्होंने आपसे सवाल करने हैं, उस टाइम फिर आपको भी नहीं इतना पता होगा, फिर आप लोग खुद से उसकी सर्चेस करेंगे, या फिर आप मेरे से पूछ रहे होंगे, मैंने आपको बता देना, आपने आगे उनको बता देना है। तो इस तरह एक चेन बनती रहती है और फ़ायदा बहुत होता है। नॉलेज जब बांटना शुरू करेंगे, उस टाइम नॉलेज आपके पास ज़्यादा आता है। अगर आप लोग अपने हद तक ही रखेंगे तो फिर वो अपनी हद तक ही रहता है और कम रहता है, बांटेंगे तो हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपके कोर्स के बारे में हो गया था, अब ये आपके इंस्टीट्यूट के बारे में आ गया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग एडमिट आईडी कार्ड टू एंटर प्रेमिसेस, कि आप लोग यहाँ पर अपना आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड जो भी आपके पास है वो आप लोग साथ लेकर आएंगे, ताकि आप लोग की अटेंडेंस होती रहे। फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्लास। Any misbehavior with any member of SIRA or fellow classmate will result in termination. Students must have 80% attendance per month to continue this course. अच्छा, कोर्स आप लोग का मैक्सिमम 3 मंथ्स का है, हफ्ते में 2 दिन क्लास है, सैटरडे संडे। वीकेंड पे रखी इस वजह से गई है ताकि सब फ्री होते हैं, और इस टाइम रखी गई क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी फ्री हो जाते हैं। आप में से स्कूल में शायद कभी खुद का दिल भी नहीं किया हो, घर वालों की वजह से जाते रहे हो, कॉलेज में भी शायद है। इस जगह पर आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, घर वाले की मर्जी से? अपनी में घर वाले की मर्जी से कौन आ रहा है? सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल ये अटेंडेंस जो है 100% होनी चाहिए। तो 80% भी नहीं, 90 भी नहीं, 100 हो, बल्कि 110 कर लें, कभी कभी वैसे आ जाया करें, ठीक है, प्रैक्टिस करने। तो इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होना है इंशाल्लाह। इन केस ऑफ लीव स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी हो कि लीव करनी हो किसी वजह से, 3 महीने में शायद किसी की शादी भी नहीं आ रही है, किसी के भाई की शादी है, तो ज़ाहिर सी बात घर में मशवरा होगा कि इस डेट को रखते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि हफ्ता इतवार को ना रखी जाए, ठीक है। और अगर उन्होंने आपको मशवरे में नहीं रखा कि हफ्ता इतवार ही करनी है, इसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो शादी में जाना नहीं बनता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने, तो हफ्ता इतवार आप लोग लाजमी ज्वाइन करें,
तो जितने भी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, रिकॉर्डेड ऑलरेडी भी पड़े हुए हैं यूट्यूब के चैनल पे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाने वालों का पहले से ही कंटेंट मौजूद है। ऑन साइट का फ़ायदा ये होता है, आप लोगों के पास जो भी सवाल हो आप लोग साथ साथ पूछ लेते हैं, और आप लोगों को एक रोड मैप मिलता रहता है। कोई प्रैक्टिस है, कोई कोड में इशू है, ऑनलाइन कभी भी आपको नहीं वो करवाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। ऑन साइट आप लोग का फ़ायदा ये है, कोई कोड में इशू आ रहा है आप लोग यहाँ पर आके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं माशाल्लाह, कोई भी आए कभी भी आए, कोड कोई भी इशू हो अपने सीनियर से कर लें, आप मेरे से कर लें, जब भी आना चाहिए आप लोग आ सकते हैं। ओके जी, उसके बाद लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 10 मिनट पास द क्लास टाइम। कि कोशिश करेंगे आप लोगों का क्लास का टाइम 4 बजे है, तो 4 से पहले पहले यहाँ पे सारे पहुँचे हों। 4 बजे यहाँ पे आजकल असर है, इसके बाद जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 4:15 हो जाएगी, तो असर यहाँ पे आके पढ़ लिया करें, असर यहाँ पर आके पढ़ें, असर पढ़ने के फ़ौरन बाद हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप लोग का जितनी जल्दी आप लोग क्लास में लेक्चर कंप्लीट हो, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस की तरफ जा सकते होंगे। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप ले तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर ही साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, और 4 से 6 का टाइम है तो कोई खतरा भी नहीं है कि रास्ते में जाके लैपटॉप है, और 6 से 8 वालों का ये बहाना होता है। अच्छा जी, लिटरिंग ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट अलाउड इन क्लास है, कि बच्चे तो है नहीं आप लोग, तो इसलिए ये लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा करकट वगैरह, तो वो फिर क्लास में ना किया जाए। क्लास विल बी स्टॉप फॉर प्रेयर्स, आप लोग की क्लास के दौरान वैसे तो असर तो यानी कि आप लोग पढ़ के ही स्टार्ट होगा, दरमियान में मगरिब आया करेगी, तो मगरिब के लिए या नमाजों के लिए कोई भी हो, हम उसके लिए रोक लेते हैं क्लास को। पार्क योर व्हीकल इन अ प्रॉपर वे, तो आप लोगों की बाइक जो है, जाहिर सी बात ट्रैफिक है, रोड गाड़ियाँ दूसरी भी चल रही होती हैं, तो अपनी बाइक जो है प्रॉपर वे में लगाएं ताकि दूसरों के लिए भी आसानी रहे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। कोई सवाल किसी का? जी, सर अगर मैं डोमेन फ्री में मिल गया तो हम परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि फ्री वाली डोमेन आपको परचेज वाली नहीं मिलती, मीन्स के .com जो है वो आपको फ्री नहीं मिलेगी। .net है, .org है, .pk है, ये सब पेड है। फ्री जो आपको मिलती है वो इस तरह की नहीं मिलती है, मीन्स के प्रोफेशनल जो वेबसाइट डोमेन्स है वो नहीं मिलती है, वो आपको लो क्वालिटी वाली मिलेगी। जी, और कोई सवाल? एनीवन? आप लोग क्या करें, ये नंबर सामने आ रहा है, अपना अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन, आप लोगों का सेक्शन ए है, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें फिर आप लोगों को जो आप लोगों ने बुक वगैरह पढ़ने हैं और लेक्चर वगैरह जो होंगे उसके लिंक्स वगैरह आते रहेंगे। अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन, नंबर आ गया, कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें, बस व्हाट्सएप पे मैसेज ही रखिएगा, कभी भी वो मैसेज कर दें, कॉल ना कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। मैसेज पे भी जवाब मिल जाएगा 1-2 दिन तक। आप लोगों को अभी अगर बताऊं तो इस टाइम अनरीड जो मैसेज तो दूर की बात है, चैट्स बस है 351 है, अब 352 हो गए हैं, तो मीन्स के इतनी चैट्स के अनरीड मैसेजेस हैं अभी, तो जिसके टॉप पर आते रहते हैं, ज़रूरी होते हैं, पढ़ते रहते हैं और जवाब भी दे देते हैं। अच्छा जी, अभी टाइम 5:07, अभी नमाज का टाइम होने लगा है, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद आके फिर हम इंशाल्लाह HTML को स्टार्ट करते हैं। तो फिर कोई सवाल वगैरह हुआ तो उस टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। ओके जी, HTML stands for hypertext markup language। इंट्रोडक्शन टू HTML, आप लोग के HTML के इस बुक के टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, इसमें क्या होगा, थ्योरी के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी हमारी, जिसको ये थ्योरी आ जाए उसके लिए बाकी 9 चैप्टर्स बहुत आसान हो जाते हैं, और जिसको पहला चैप्टर ना आता हो उसके लिए बाकी 9 चैप्टर्स बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ें और उसके बाद फिर हम
प्रैक्टिकल की तरफ ही मूव करेंगे जितनी भी HTML और CSS है। तो क्योंकि कोर्स हमारा सारा ये प्रैक्टिकल ही है और प्रैक्टिकल ही ये फील्ड भी है, आप लोग थ्योरी पढ़ के तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जिसकी मदद से आपका प्रैक्टिकल आसान हो जाता है। ओके जी, इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हाट इज HTML? HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML describes the structure of web pages using markup. HTML is not case sensitive. HTML case sensitive नहीं है। इसका क्या मतलब है? हमारे HTML में आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक H1 और H1 हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। इसमें H देखें, ये लोअर केस है या अपर केस है? लोअर केस। अगर आप HTML में H1 और H1 इस तरह भी लिख दें तो तब भी ये वर्क करेगा। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप लोअर केस में लिखें या फिर अपर केस में लिखें तो वो वर्क करेगा। लेकिन अगर यही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं या फिर CSS में भी, आई थिंक ऐसे कभी हमें इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें उसमें आप स्मॉल h की जगह अपर केस में लिख दें, कैपिटल H लिख दें तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं है। नहीं, ये मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी वो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट होती है। वेब डिजाइनिंग में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके जी, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? हमने पढ़ा कि HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है? Markup languages are languages used by a computer to annotate a document. These languages are readable by humans. कि ये जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। अक्सर आप लोगों ने लैंग्वेजेस देखी होंगी वेबसाइट वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे ही आ गई और समझ नहीं लगती कि क्या है। और जावास्क्रिप्ट भी जो है बहुत काम है कि समझ लगे कि एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। ये मार्कअप लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है। इसका क्या मतलब है? आपने H1 लिखा, इसका हमें पता लग रहा है कि हेडिंग 1 है। पैराग्राफ अगर आप यूज करेंगे आप P लिख लेंगे, हमें पता लग गया कि पैराग्राफ है। आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B कर लेंगे, इटैलिक करना है तो I, अंडरलाइन करना है तो U। अब देखें आप लोग खुद, ये पहला लेक्चर है आप लोगों के लिए, शायद आप में से पहली बार की एलिमेंट्स को भी देख रहा हो, लेकिन आपको इससे ही अंदाजा हो गया कि पैराग्राफ के लिए P, बोल्ड के लिए B, अंडरलाइन के लिए U, इटैलिक के लिए I यूज कम करते हैं। तो ये आप लोग के लिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, which means that they are usually written using a standard words instead of technical programming language terminology. Markup languages define the style and structure of a document so that a computer knows how you want to document to appear. इसकी HTML की कुछ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, आप लोग ये बुक शेयर हो जाएगी। तो 1991 में HTML फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई, 1993 में पब्लिक के लिए रिलीज की गई, 2.0 में पब्लिश हुई, फिर 1995 में 4.01, 1999 में, और अब जो लेटेस्ट सिस्टम चल रही है वो है HTML5। At the time of writing this book, HTML5 is the fifth and current major version of the HTML standard. जी थ्योरी रहने देते हैं, इसमें बस ये 22 जनवरी 2008 को ये रिलीज हुई थी, इसकी मेजर अपडेट आई थी। HTML5 को सीखना क्यों चाहिए? हिस्ट्री आपकी खत्म हुई, HTML5 पे आते हैं कि HTML5 को सीखना क्यों चाहिए। इट इज एसेंशियल टू लर्न HTML इफ यू वांट टू बिल्ड वेबसाइट। अगर आप लोगों को HTML नहीं आती है तो आप लोग कोई वेबसाइट नहीं बिल्ड कर सकते हैं। HTML आती है तो आप लोग वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। You can't build one if you don't know HTML because it's one of the prerequisites to in learning other languages used for web development. HTML5 has added support for many new features that will make it possible to do more with HTML without relying on non-standard proprietary technology. HTML5 और सिंपल HTML जो 1 थी, 4 थी और 5 जो है, इसमें फर्क क्या है? 1.2 से ही आपके पास हेडिंग आ रही है, मीन्स कि आप लोग अपनी वेबसाइट में हेडिंग ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं, लिस्ट
यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इमेज आप लोग यूज़ कर सकते थे HTML1 से। जैसे ही टेबल की ज़रूरत पड़ी तो HTML1 में टेबल नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, HTML 4.01 में टेबल आ गए हमारे पास और स्टाइलिंग आ गई। HTML1 में स्टाइलिंग नहीं की जा सकती थी, टेबल नहीं यूज़ कर सकते थे और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके बाद 4.01 में भी आप ऑडियो नहीं यूज़ कर सकते थे, आप वीडियो नहीं यूज़ कर सकते थे, आप कैनवस नहीं यूज़ कर सकते थे। आप लोगों ने कैनवा वेबसाइट सुना होगा, ठीक है, जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए बनाई जाती है। तो जितनी भी डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स हैं वो कैनवा बेस्ड ही होती हैं। तो अगर HTML5 ना होती तो इस तरह की वेबसाइट्स नहीं बन सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। यूट्यूब, HTML5 ना होती यूट्यूब नहीं बनती। आप लोगों ने साउंड क्लाउड के बारे में भी सुना होगा, वेबसाइट है। तो HTML5 ना होती तो वो वाली वेबसाइट भी साउंड क्लाउड वाली ना होती। मीन्स के ऑडियो, वीडियो, कैनवस ये HTML5 में आए हैं। अगर ये ना आते तो इस तरह की कोई भी वेबसाइट आपको अभी तक नज़र ना आ रही होती। तो ये HTML5 में इन्होंने ऐड कर दिया था। ओके जी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। कोई भी वेबसाइट हो आपकी, कोई भी वेबसाइट हो, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे पहले हेडर आता है। आपने वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा कि वेबसाइट में हेडर होता है। आप लोग आ जाएं, सीरा की वेबसाइट पर आ जाएं, आप लोग OLX की वेबसाइट पर आ जाएं, आप लोग दराज की वेबसाइट पर आ जाएं। तो हर वेबसाइट में इसमें देखें आपके पास हेडर। हेडर में क्या होता है, मल्टीपल नेविगेशन लिंक्स होते हैं जिसकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं। तो ये आपका हेडर। उसके बाद हेडर के फौरन बाद आपके पास मेन कंटेंट आता है जो आप अपनी वेबसाइट में दिखा रहे होते हैं। ये सारा का सारा आपका मेन कंटेंट, और एट द एंड लास्ट पे जाके ये आपके पास फुटर आ जाता है। OLX पे आ जाएं तो OLX में भी देखें नेविगेशन लिंक्स आ गए। तो ये आपका हेडर, हेडर के फौरन बाद आपका मेन कंटेंट, और मेन के बाद लास्ट में जाके आपके पास फुटर आ जाता है। उसी तरह सीरा में आ जाएं तो सीरा में आपके पास ये आपका हेडर, मल्टीपल नेविगेशन लिंक्स है, ये सारा का सारा आपका मेन कंटेंट है। और लास्ट पे जाके अगर आप देखें तो ये फुटर आ गया आपके पास। फुटर में भी मजीद कुछ इस तरह की डिटेल्स वगैरह, नेविगेशन लिंक्स वगैरह ही होते हैं। मीन्स के हेडर में भी और फुटर में भी। और फुटर में एक चीज़ आपकी मोस्टली वेबसाइट्स में आपको नज़र आ रही होती है, कॉपीराइट का सिंबल, कि ये वेबसाइट जो है इसके कॉपीराइट्स आपके पास हैं। जिस तरह हम कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसके राइट्स हमारे पास आ जाते हैं, मलकियत हमारी हो जाती है। उसी तरह वेबसाइट भी जो आप खुद से बना रहे हैं या कोई कंपनी बना रही है तो वो उसकी मलकियत होती है, वो आपकी वेबसाइट को चुरा नहीं सकते हैं। अगर वो सेम कोड कॉपी कर लेंगे, चुरा लेंगे, तो उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अक्सर जिस तरह हमने देखा कि सुना था टेम्पलेट्स हैं, आप लोग सेल कर सकते हैं। आपने एक टेम्पलेट बनाया और टेम्पलेट के आपने दो वर्जन बना दिए, एक फ्री वाला और एक पेड वाला। फ्री में क्या होता है, वो उनकी मलकियत नहीं बनती है, आप उनको यूज़ करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन कॉपीराइट ऑनर का ही होगा। लेकिन अगर आप पे कर देते हैं तो फिर आप उसने उसको परचेज कर लिया, और परचेज जब कर लिया तो वो मलकियत आपकी हो गई, और फिर आप कॉपीराइट को चेंज कर सकते होंगे। तो ये कॉपीराइट आ जाता है अगर कॉपीराइट्स का इस तरह का इशू बन जाए। खैर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स तो नहीं करती हैं, अगर कोई इस तरह का कर ले तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये आपका बॉडी में हेडर, हेडर के बाद मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट के बाद फुटर आपका आ जाता है। टैग्स एंड एलिमेंट्स। टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप द स्टार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड दे आर यूजली enclosed in एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और ये आपकी राइट एंगल ब्रैकेट, जिसे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी कहा जाता है। तो ये आपकी एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं, लेफ्ट और ये राइट। इसके दरमियान में आपने एलिमेंट का नेम लिखना होता है या टैग नेम लिखना होता है। टैग और एलिमेंट, हम ये दो वर्ड यूज कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क है, हम आगे देखते हैं। ये आपका एक टैग है, ये आपके दो टैग हैं, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे जो लिखा जाए
या फिर जो जिसकी मदद से आप टैग को स्टार्ट करते हैं या ओपन करते हैं वो आपका ओपनिंग टैग कहलाता है। ठीक है, H1 ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग सेम होते हैं, बस टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश ऐड हो जाता है क्लोजिंग टैग में। ओपनिंग टैग को ही स्टार्टिंग टैग भी कहा जाता है और क्लोजिंग टैग को एंडिंग टैग भी कहा जाता है। तो ये दो नाम है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग या फिर एंडिंग टैग। तो ये आपका टैग। अब इसके दरमियान वी आर लर्निंग HTML5, आपने इसके दरमियान जो भी लिखा, ब्राउजर ने क्या करना है, H1 है, इसका मतलब लार्जेस्ट हेडिंग है। आपकी HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 to H6। H1 लार्जेस्ट होती है और H6 स्मॉलेस्ट होती है। H1, H2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ब्राउजर ने क्या करना है, उसने इस चीज को पढ़ना है कि H1 है और फिर उसके अंदर का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली रेंडर करवा देना है। उसने देखना है H1 है, लार्जेस्ट हेडिंग है, तो ये फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होगा इसका। H3 में चले गए, उसने देखना H3 है। H6 में चले गए तो उसने H6 को कंसीडर कर लिया और H6 को रेंडर कर दिया उसका जो भी कंटेंट होगा। HTML tags are elements named surrounded by angle brackets. An example of a tag is H1. Most tags must be opened H1 and closed H1 in order to function. For example, H1 आपने ये ओपन किया, दरमियान में आपका ये कंटेंट आ गया और ये आपका H1 क्लोज हो गया। ओपनिंग टैग, कंटेंट दरमियान में और ये क्लोजिंग टैग है, ये जितना भी है यहां से लेकर यहां तक ये आपका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ओपनिंग टैग, दरमियान में कंटेंट, एंड पे जाके एंडिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग, ये सारा का सारा आपका एक एलिमेंट कहलाता है। What is an HTML element? An HTML element is defined by a star tag. जी आ रहा नजर, अब देखें टॉप पे, an HTML element is defined by a star tag, some content and an end tag. आपका ये टैग नेम, जो भी आपने टैग नेम लिखा, ये आपका कंटेंट आ गया और ये आपका टैग नेम जो है वो क्लोज हो गया। तो स्टार्ट टू एंड तक ये आपका एक एलिमेंट कहलाता है। The HTML elements is everything from the start tag to the end tag. ये कुछ एग्जांपल, H1 लिखेंगे तो माई फर्स्ट हेडिंग, P लिखेंगे तो वो आपकी पैराग्राफ कहलाएगी। ओके जी, ये इसका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये आपने ओपन किया, ये क्लोज कर दिया, दरमियान में आपका कंटेंट आ गया। ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, ये कंप्लीट आपका एक एलिमेंट बन गया। जी क्लियर है इतना? कोई सवाल किसी का? HTML tags normally come in pairs like P open कर रहे हैं और P को close कर रहे हैं। The first tag in a pair is called the opening tag or starting tag. The second tag is called the closing tag or ending tag. The closing tag is written like the opening tag but with the forward slash inserted before the tag name. The characters in the brackets indicate the tag's purpose, कि वो टैग का मकसद क्या है वो आपको वो करेक्टर बता रहा होता है। H1 लिखेंगे तो लार्जेस्ट हेडिंग, H6 लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो इन करेक्टर्स की मदद से ब्राउजर कंटेंट को रेंडर कर रहा होता है। यूजर को नजर आएगा सिर्फ उसका कंटेंट लिखा हुआ, लेकिन वो कंटेंट हमने दिखाना किस तरह है ये हम उस एलिमेंट की मदद से या उस टैग नेम की मदद से दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द टैग्स अबव द P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। HTML elements are the building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags. Browsers do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. कि वो आपको HTML tags नहीं दिखाते हैं, उसकी मदद से वो उसको रेंडर कर रहे होते हैं। ओके जी, अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ये कोड है, पहली लाइन में हम लिखते हैं डॉक टाइप, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉग टाइप अपर केस में लिख दिया और स्पेस देके
HTML लोअर केस में, स्मॉल केस में। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इस फर्स्ट लाइन को आप इस तरह ही लिखें। अच्छा जी, अब HTML का हमने पढ़ा कि उसका V1, 2, 3, 4 और अब जो हम यूज कर रहे हैं 5। हम ब्राउजर को जो बताते हैं कि ये HTML5 हमने यूज करनी है, वो इस लाइन की मदद से बताते हैं। आपके HTML के जितने भी पेजेस होंगे उन सब की फर्स्ट लाइन जो है उसमें ये वाला कोड लाजमी होगा, डॉक टाइप HTML। इसकी मदद से ब्राउजर समझ जाता है कि ये HTML5 है। उसके फौरन बाद HTML का एक एलिमेंट आ जाएगा। HTML एलिमेंट के अंदर, HTML एलिमेंट को रूट एलिमेंट भी कहा जाता है। HTML एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं कि आपके वेब पेज का टाइटल क्या है। जिस तरह यहाँ पर या आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर OLX में बाय एंड सेल फ्री फॉर फ्री एनीवेयर इन पाकिस्तान विद OLX ऑनलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स। मीन्स कि ये टाइटल है। आपने उस टाइटल एलिमेंट में जो भी कंटेंट लिखा हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। बॉडी में जो चीज भी आप लिख रहे हो वो आपको बॉडी में नजर आ रहा होता है, मीन्स के वेबसाइट की स्क्रीन में नजर आ रहा होता है, ब्राउजर की स्क्रीन में। इसकी आउटपुट क्या बनेगी, देखें आपने इतना कोड लिखा और उसकी आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। तो जो आपने बॉडी में लिखा था दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ, वो चीज आपको नजर आ रही है। जी क्लियर है इतना? कोई सवाल किसी का? मेरे ख्याल आज के लिए इतना है, काफी है, क्योंकि आज ही पूरा पढ़ लिया तो मुश्किल हो जानी है। तो ये बुक आप लोगों को शेयर कर दी जाती है, इसको पढ़िएगा लाजमी, ठीक है। अभी तक हमने HTML की फाइल नहीं क्रिएट की, वो फिर हम इंशाल्लाह कल ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर वो आज क्रिएट कर ली तो शायद कल आप लोग आए ना। ओके जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी करे। इस चीज को करने इसका बहुत फायदा है। अक्सर आप लोगों ने शायद आजकल पोस्ट भी वो बड़ी चल रही है कि 4000 या 40,000 है PhD होल्डर्स अनएम्प्लॉयड है, और उसके साथ एक और पोस्ट आ रही है, दे रहे हैं। अच्छा, नहीं मिल रहा ना मेरे ख्याल से, कि मिल रहा है? मेरा ख्याल नहीं मिल रहा है। अच्छा, बहरहाल बताने का मकसद ये कि चले कॉन्टेक्ट, अब इसके रिलेटेड नहीं ना कोई सवाल, मैं इसको एंडिंग कर दूं।